नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस, सीटेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड पेडागोजी। पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चन, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरी पेडागोजी कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो सकती है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ईवीएस का मैराथन वीडियो है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं इस एकमात्र वीडियो में। और भी अन्य सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो मैराथन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीडीपी, संस्कृत और मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी की मैराथन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जितनी भी वीडियोस हैं ईवीएस की, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो वहां से जा करके आप अन्य सभी सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और अपना स्कोर जो है सीटेट में और इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में 100 क्वेश्चन में जितने भी आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इतना आपका स्कोर हुआ है 100 क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो। मैराथन वीडियो है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की है। तो नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है। आपको बताना है कि कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक इनमें से कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है बॉम्बे हाई और बिहार, दूसरा है गुजरात और तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, ओडिशा और असम। आपको बताना है कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नोट कीजिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गुजरात और तमिलनाडु, इन सभी ऑप्शन में कौन से राइट आंसर बैठेगा, इसमें से बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। गुजरात और तमिलनाडु ये कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नोट है, यहाँ पर नोट कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में ये RAGAT, ठीक है, RAGAT, रजत, ठीक, रजत। तो RAGAT आपको याद रखना है, यहाँ पर टी करिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर टी करिएगा, ठीक। तो रजत इस तरह से याद करिएगा। देखिए, रजत में RAJA होता है, लेकिन आप इसे RAGAT याद रखिएगा, ठीक, RAGAT याद रखिएगा। इस तरीके से अगर आप इसको रख लेते हैं याद, तो रजत के फॉर्म में, तो ये पूरा जो है आपको तैयार हो जाएगा कि जो कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं कौन कौन से हैं। राजस्थान है, असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सभी राज्य जो हैं ये कच्चे तेल के उत्पादक यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं, ठीक। याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, पहला है राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है गुजरात, चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है तमिलनाडु, ठीक। आंध्र प्रदेश को AP से शो करेंगे, लेकिन कि यहाँ पर आप ए ही लिख लीजिएगा, ठीक, शॉर्ट में ए ही लिख लीजिए, ताकि आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आपको याद हो जाए, ठीक। तो ये 5 राज्यों को याद रखिएगा, कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राजस्थान, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक, गुजरात और तमिलनाडु, क्योंकि पश्चिम बंगाल होगा नहीं, ठीक है, ओडिशा, असम ये होंगे नहीं, ठीक, बॉम्बे हाई, बिहार होंगे नहीं, आपका गुजरात और तमिलनाडु बैठेगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, RAGAT इंपॉर्टेंट है, RAGAT। अगर इसे याद रखते हैं तो आपके ये पांचों के पांचों याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, ठीक। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है। आपके लिए टाइम टू टाइम जितने भी CTET के नोट्स हैं, ठीक है, वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हों चाहे थ्योरेटिकल हों, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके CTET में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, आपका CDP के जो थ्योरी है, CDP थ्योरी हो गया, EVS हो गया, ठीक, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, सभी के मैराथन वीडियो अपलोड हैं। तो प्लीज़ आप लोग CTET जो है मैराथन वीडियो, CTET 2022 मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर आप जाइए और सभी के सभी, ठीक है, जितने भी वीडियोस हैं मैराथन की उसे वॉच कीजिए। अगर वहाँ से नहीं करते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जरूर जा करके आप वॉच कीजिए, ठीक है। और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। कितने विषय, ये भी आपको याद रखना है, NCF 2005 में कितने विषय सुझाए गए, तो याद रखिएगा 6 विषय सुझाए गए हैं, और कौन कौन से हैं वो भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो 6 विषय हैं वो उनमें से कौन सा एक है जो इसमें से, मतलब कि उनमें से कौन सा एक इसमें से है। ऑप्शन ए है चीजें कैसे काम करती हैं, बी है
प्राकृतिक संसाधन, सी है पदार्थ और डी है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, सेकंड का डी ऑप्शन होगा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, नोट कीजिएगा थर्ड नंबर है यहां पर कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। ठीक है, तोरांग, तोरांग का अर्थ जंगल किस एक राज्य में है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है असम, सी है ओडिशा और डी है मिजोरम। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, थर्ड का झारखंड। ध्यान रखिएगा झारखंड में तोरांग को, तोरांग का अर्थ क्या होता है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, जंगल होता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा देखिए यहाँ एक नोट भी लिखा हुआ है, इस नोट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नोट में ये लिखा है कि यहाँ के जंगलों में यानी झारखंड के जंगलों में उरांव जनजाति, कौन सी जनजाति आपको याद रखना है, उरांव जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो आप याद रखेंगे झारखंड से है। कहां से है, झारखंड से। देखिए सी टेट में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जनजाति हो गई या पशु पक्षी हो गए, ठीक, इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पशु पक्षी की बात आ गई तो आपको यह भी बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट पशु पक्षी से क्वेश्चन बनते हैं सी टेट में, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर वॉच कीजिएगा। बाघ, हाथी, स्लॉथ, मधुमक्खी और आपके जितने पक्षी हो गए, जैसे कि बाज हो गया, चील हो गया, ठीक है, गौरैया हो गया, मैना हो गया, इन सभी की वीडियोस आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, यहाँ के जंगलों में उरांव जनजाति पाई जाती है। और ये जनजाति आपसी बातचीत के लिए कुरुख या कुड़ुक भाषा, नोट कीजिए, कुरुख या कुड़ुक भाषा का प्रयोग करती है। और कुरुख या कुड़ुक भाषा में ही इस जंगल को क्या कहा जाता है, तोरांग कहा जाता है। ठीक, कौन सी जनजाति जो है कुड़ुक या कुरुख भाषा का प्रयोग करती है, तो आपको याद रखना उरांव जनजाति। ठीक, ये आपस में बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं और इसी भाषा में यानी कुड़ुक या कुरुख भाषा में ही जंगल को तोरांग कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो जनजाति याद रखनी है, तोरांग याद रखना है और भाषा याद रखनी है। जनजाति उरांव जनजाति झारखंड में, कुरुख या कुड़ुक भाषा का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है, कौन से राज्य में, तो याद रखिए कुरुख या कुड़ुक भाषा का प्रयोग झारखंड में किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। और आपको यह भी याद रखना है कि तोरांग का अर्थ जो होता है वो जंगल होता है और किस भाषा में, कुड़ुक या कुरुख। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फोर्थ नंबर है नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा मधुमक्खी से संबंधित सेपरेट वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी से संबंधित सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी से। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो है, ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा समय का हो। 8 से 10 मिनट के समय में आप जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मधुमक्खी से, उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक, और अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपना इस स्कोर जो है इंक्रीज कर सकते हैं सी टेट में। तो जरूर वॉच कीजिएगा, 8 से 10 मिनट का समय निकाल करके इस पूरे वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मधुमक्खी का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन है जो मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है छत्ते में केवल नर मक्खियां होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और डी है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो देखिएगा फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, इसका सी ऑप्शन होगा कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इसका जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेपरेट वीडियो मधुमक्खी की जितनी जो है उसे जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक, हमारे देश का जो संविधान है इनमें से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सी है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली, हाँ, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा इसमें जो ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है,
ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ठीक, इसमें सी ऑप्शन लगाइएगा, लेकिन आंसर जो सही होगा, जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर हो गया। 6 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ठीक, ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए है अवधारणा मानचित्र, बी है सहयोग, सी है न्याय के प्रति सरोकार और डी है समानता के प्रति सरोकार। ठीक, तो 6 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन जो है ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, अवधारणा मानचित्र। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7th नंबर है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, सी है ध्यान खींचने के लिए और डी है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है किसे? तो देखिएगा 7th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कक्षा में, ठीक है, कक्षा में प्रश्न करने की एक युक्ति है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 8th नंबर, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, नोट कीजिएगा किसमें सहायक होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने के लिए, बी है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने के लिए, सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, और डी है दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में, दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में। तो देखिए 8th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। नोट कीजिएगा, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक है? तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में ये जो है इसकी एकीकृत प्रकृति सहायक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहां से लाए थे आपको बताना है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहां से लाए थे? इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा करके सीटेट पूछता है आपसे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्यापारी मिर्ची को कहां से लाए थे, किस देश से लाए थे। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपको ये पता जरूर चलेगा कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ना ज़्यादा तो आप 5 साल के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा ही। ठीक है, वो हर सब्जेक्ट के, ईवीएस के, संस्कृत के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, सीडीपी के, सभी के आप 5 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका जो बेस है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी है अफगानिस्तान से, सी है दक्षिण अफ्रीका से और डी है दक्षिणी अमेरिका से। अब देखिएगा ऊपर के तो 2 ऑप्शन अगर आपको याद है, ठीक है, थोड़ा भी याद है, तो ऊपर के 2 तो कट हो जाएंगे। ठीक, ऊपर के 2 तो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचता है, ठीक है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये इनमें से 2 बचता है, इनमें से दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अब इनमें से कौन सा होगा, अगर आपको ठीक से नहीं तैयार है तो इसी में गलती करेंगे, इसी में गलती कर सकते हैं। ठीक, तो 9th का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका से। कहां से लाए थे? तो दक्षिणी अमेरिका से लाए थे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मिर्ची को हमारे देश में कहां से लाए थे? तो डी ऑप्शन राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, अफ्रीका भूल जाइएगा, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 9th का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? समाचार पत्र हो गए या पत्रिकाएं हो गई, क्यों वो प्रोत्साहित कर रही है कि आप इन्हें पढ़िए? ऑप्शन ए है कि ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, बी है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, सी है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं और डी है कि शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो देखिएगा 10th का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक, क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों जो है वो प्रोत्साहित कर रही है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए? तो इसलिए कि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? देखिए नाच से यानी नृत्य से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं सी-टेट में। आपको नृत्य वाले क्वेश्चन भी तैयार रखने हैं, ठीक है। इसकी मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इसकी अलग से वीडियो एक प्रोवाइड करूंगा आपको। तो देखिएगा इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चेराओ की बात कर रहे हैं, चेराओ की। ऑप्शन ए झारखंड, बी है मेघालय, सी है मिजोरम और डी है मणिपुर, ठीक, मणिपुर। तो देखिए ये 3 ऑप्शन जो नीचे के हैं ना, ये अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखने हैं, ठीक है। इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर जब भी आते हैं इस तरीके से कोई भी इनमें से एक राइट आंसर होगा तो ये 3 के 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन इनमें से ऐसे ही रखे मिलते हैं, ठीक। तो आपको अच्छे से तैयार रखना। तो देखिए चेराओ जो नृत्य है या नाच है, ये कहाँ का है, मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का है। तो ये अच्छे से याद रखेगा, चेराओ नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का। बी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, ठीक। तो बताइएगा कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण, आपको बताना है उप प्रकरण कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हम चीजें कैसे बनाते हैं, बी है भोजन, सी है परिवार और मित्र और डी है जानवर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो उप प्रकरण होगा डी ऑप्शन जानवर, ठीक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जानवर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर है, नोट कीजिए कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न आ चुका है सी-टेट में, ठीक है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी के सभी लिए गए, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है कि दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी तो वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो पता होना चाहिए डायरेक्ट गुजरात, ठीक। अगर नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा, इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्या होगा, गुजरात इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। खैर सबको पता होगा ये गुजरात जो है, सबको पता नहीं, सबको पता होगा कि महात्मा गांधी ने अपनी जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है दांडी, तो याद रखिएगा गुजरात, ठीक। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है, आपको बताना है कि कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन ए है गाजर, चुकंदर, मूली, बी है शकरकंदी, मूली, हल्दी, डी है गाजर, अदरक, हल्दी और डी है अदरक, आलू, चुकंदर, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कौन सा समूह जड़ों का है, ठीक है, कौन सा समूह जड़ों का है। तो 14 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर, मूली जो है ये जो समूह है ये जड़ों का है, ठीक। अब यहाँ से संबंधित एक फैक्ट आगे दिया गया है कि जो जड़ें हैं, ठीक, और तनों का रूपांतरण है वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिए गाजर, चुकंदर, मूली तो आपका जड़ों में आ गया, ठीक। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, लेकिन शकरकंदी भी आपको याद रखना है, ये भी जड़ में ही आता है। सलजम ये भी जड़ों में ही आएगा। लेकिन अगर तनों की बात करें, तनों का रूपांतरण, तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया और आलू, अदरक, आलू और हल्दी ये तनों का रूपांतरण होता है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लीजिए कि मूसला जड़ है यानी जड़ों के रूप में चुकंदर, मूली, सलजम, गाजर और शकरकंदी, और तनों में आप अदरक, आलू और हल्दी याद रखेंगे, ठीक। तो सी-टेट में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, बी है बछेंद्री पॉल, सी है सूर्यमणि और डी है कर्णम मल्लेश्वरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 का नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, अगला है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, ठीक। सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। 16 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक। इसमें जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक। एक एक ऐसे याद कर लीजिए, एक के आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पूरे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, तो आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ये सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। और अन्य सभी सब्जेक्ट की जो मैराथन वीडियो है जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 17 नंबर के उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, सिंकोना इसको याद रखना है, सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है मियादी बुखार, सी है चिकनगुनिया और डी है डेंगू। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मलेरिया। क्या होगा, मलेरिया।
आपको याद रखना है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, ये जो है किसका संकेत है, ये मलेरिया का है। और इसके उपचार के लिए सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। और इसके लक्षण क्या है, उच्च ज्वर, यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मलेरिया। ठीक, इसका जो लक्षण है पूछा जा सकता है और उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे सिंकोना पेड़ की छाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, बी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। और डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो किसके द्वारा सीखा जाता है, देखिए 18 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाल केंद्रित। याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन जो है भैया याद रखना है आपको, बाल केंद्रित है। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, झटके से। ठीक है, ऑप्शन ए है कौवा, बी है उल्लू, सी है बसंत गौरी और डी है मैना। ठीक, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, तो इसमें 19 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा मैना। मैना जो है ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। और आपको एक फैक्ट ये याद रखना है उल्लू से, कि उल्लू अपनी गर्दन जितना मतलब कि मैक्सिमम अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। ठीक है, पूरी गर्दन जो है मैक्सिमम घुमा सकता है। तो आपको याद रखना है 270 डिग्री, कितनी घुमा सकता है, तो 270 डिग्री उल्लू जो है अपनी गर्दन को घुमा सकता है पीछे। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन यानी मैना होगा। और उल्लू अपनी गर्दन कितनी घुमा सकता है, तो डिग्री में याद रखिएगा 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से कौन से इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन ए है मछली, बी है कौवा, सी है बतख और डी है घड़ियाल। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। बताइए निम्न चार में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह आपने किए होंगे रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन। तो एक आपका देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को होगी। अगर नहीं भी है तो देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मछली, बतख और घड़ियाल। ठीक है, ये सभी क्या है, जलीय जीव है। लेकिन कौवा क्या है, ये उड़ने वाला पक्षी है, आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो ये उड़ने वाला पक्षी है, तो ये तो अलग ही हो गया ना आपको। और वही बताना था कि कौन सा दूसरे से भिन्न है, कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का 20 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कौवा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि ये उड़ने वाला पक्षी है और बाकी सभी क्या है, जलीय जीव है। क्या है, जलीय जीव। ठीक, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। आपको विशेष ध्यान देना है कि इनमें से जो नहीं होगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको उसका जो टाइप है, दो टाइप याद रखने हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पहला सकारात्मक और दूसरा जो है नकारात्मक। पहला क्या, सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। आपको क्वेश्चन का जो नेचर है वो देखना है कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। अगर प्रश्न जो है सकारात्मक होगा तो आपको उसका आंसर भी यानी पॉजिटिव होगा, तो आपको उसका आंसर भी पॉजिटिव ही देना है। और अगर नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है क्वेश्चन, उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर जो है नेगेटिव बैठ रहा है, तो आपको आंसर भी नेगेटिव के रूप में ही देखना है, देना है। ठीक, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो ये किस में आया, निगेटिव में आया। तो अब जो नहीं होगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है वर्णन अभिलेख, सी है क्रम निर्धारण मापनी और डी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक, अब इनमें से तीन होंगे लेकिन कोई एक नहीं होगा। ठीक, तो 21 में देखिएगा 21 का जो राइट आंसर है वो डी होगा। क्या होगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है ना 21 में, डी ऑप्शन, ये जो है सीखने का रचनात्मक आकलन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होगा। बाकी तीन पोर्टफोलियो होंगे, वर्णन अभिलेख होंगे, क्रम निर्धारण मापनी होंगे, लेकिन ये जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है ये नहीं होगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ऑप्शन ए है अज्ञात से अज्ञात, बी है वैश्विक से स्थानीय, सी है अज्ञात से ज्ञात और डी है अमूर्त से मूर्त।
तो इनमें से एक सिद्धांत, इनमें 4 सिद्धांत आपको दिए गए हैं, ठीक, लेकिन इनमें 3 गलत होंगे। कौन सा एक सिद्धांत है जो इसमें पर्यावरण अध्ययन में उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है? तो देखिए ऑप्शन जो ए है, ठीक है, 22 का राइट आंसर ए होगा, ज्ञात से अज्ञात। बाकी 3 गलत है। वैश्विक से स्थानीय भी नहीं होगा, अज्ञात से ज्ञात भी नहीं होगा, और अमूर्त से मूर्त भी नहीं होगा। इसमें ज्ञात से अज्ञात, इसका अनुसरण किया जाता है इस सिद्धांत का, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? आपको बताना है कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या प्राप्त होता है, तभी आप बता पाएंगे कि क्या प्राप्त नहीं होता है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रीस, बी है मोम, सी है डीजल और डी है कोयला, ठीक। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का 23 का राइट आंसर डी होगा, डी, ठीक, कोयला। कोयला जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ठीक। अब पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, मोम हो गया, डीजल हो गया, कोलतार हो गया, एलपीजी हो गया, ये सभी के सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। कोलतार भी आपको याद रखना है पेट्रोलियम से ही मिलता है, एलपीजी तो पता ही होगा कि पेट्रोलियम से मिलता है, ग्रीस भी, ठीक, डीजल भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ठीक। तो देखिए आपको ये इस तरीके के भी क्वेश्चन, जो राज्य है ना उनके जो स्थिति है, राज्यों की स्थिति, वो भी आपको तैयार रखने की, कौन सा राज्य किस दिशा में और कहां पर स्थित है, ठीक है। तो किसी भी दूसरे राज्य के सापेक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि ये राज्य कहां पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, बी है उड़ीसा के उत्तर में, सी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, और डी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। आपको पता होना चाहिए 24 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। कहां पर है? उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन त्योहार से भी संबंधित सी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। त्योहार से भी संबंधित आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं पूर्णिमा के दिन। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, पूर्णिमा को। ऑप्शन ए है होली, बी है ऑप्शन ए है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्म दिवस, बी है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, सी है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, और डी है होली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो देखिए 25 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 25 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस ये मनाए जाते हैं पूर्णिमा के दिन, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए पूर्णिमा को कौन कौन से दिन त्योहार मनाए जाते हैं, इसकी भी सूची आप लोगों को तैयार रखनी है, ठीक है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है जांच सूची, बी है अधिविन्यास, सी है अवलोकन और डी है लिखित प्रश्न। तो बताइएगा रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? 26 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, अवलोकन, ठीक है। किसका उपयोग होता है? तो अवलोकन का होता है रेटिंग स्केल में, ठीक है, अवलोकन, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या है, ठीक। जो रात में जगते हैं, नोट कीजिएगा, ऐसे जानवर जो रात में जगते हैं वो हर चीज को जिस रंग में देखते हैं, वो कौन से रंग, मतलब हर चीज को किस रंग में देखते हैं, सीधी सी बात आप ये समझिए, ठीक। ऑप्शन ए है नारंगी और लाल, बी है काला और सफेद, सी है बैंगनी और पीला, और डी है नीला और लाल। आपको ब्लैक एंड व्हाइट याद रखना है, ठीक है, समझ गए ना, ब्लैक एंड व्हाइट ये याद रहेगा ना। तो याद रखिएगा कि रात में जागने वाले जितने भी जानवर हैं ये सभी के सभी जिस रंग को देखते हैं वो क्या है? काला और सफेद है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। अच्छा ये बताइए कि जो स्लॉथ है, ठीक, स्लॉथ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्लॉथ, इसकी जो औसतन उम्र है ये कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो अभी इससे संबंधित मैं फैक्ट आपको बताऊंगा स्लॉथ से, ठीक, और अन्य भी जितने भी पशु पक्षी हैं ना उनसे संबंधित जो फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो लिंक है वो भी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये पशु भी, ठीक, और सी टेट में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर बात की गई थी जानवर की कि जैसे कोई शब्द आ गया जानवर, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पशु भी इंपॉर्टेंट है। बाघ भी इंपॉर्टेंट है, बाघ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट में, हाथी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनसे जितने भी सेपरेट वीडियो हैं इनकी मात्र 8 से 10 मिनट की वीडियो है, मात्र 8 से 10 मिनट की वीडियो है, ये सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 से 2 मिनट के वो मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे थोड़ी से अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक। 28 नंबर है कि नारियल
डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ठीक, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो देखते कट कर दीजिएगा, यहाँ का तो नहीं होगा, ठीक। अब इन्हीं तीन में होगा, इन्हीं तीन में होगा, तो बताइएगा 28 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, केरल। कहाँ का है? तो याद रखिएगा भैया, ये केरल का प्रिय भोजन है, ठीक है। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ठीक, ये कहाँ का प्रिय भोजन है? तो केरल का है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी मिलेगा, ठीक। 28 का राइट आंसर आपने देखा ना, केरल होगा, ठीक, केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है याद करना, बी है प्रश्न पूछना, सी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार और डी है सहभागिता। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। 29 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन याद करना। क्या होगा? ए ऑप्शन याद करना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, ठीक है। स्व आकलन है, क्या है स्व आकलन? ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, बी है सीखने के लिए समान आकलन, सी है CCE और डी है सीखने का आकलन। 30 का राइट आंसर नोट कीजिए। 30 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सीखने के लिए समान आकलन, ठीक है। स्व आकलन का मतलब क्या है? सीखने के लिए समान आकलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर, VIMP में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट 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 है। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए कक्षा निर्देशन, बी है पाठ्य पुस्तक का पठन, सी है किस्से कहानियां और डी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो बताइएगा सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की? तो 31 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन, किस्से और कहानियां, ठीक है। ये जो किस्से और कहानियां होती है ना, ये बहुत ही प्रभावशाली युक्ति है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में जोड़ने की, ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, रेत के टीले, ठीक है, कहा जाता है, पाए जाते हैं? कौन से शहर हैं? ऑप्शन है काबुल, बी है थिम्पू, सी है बर्लिन और डी है आबू धाबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, आबू धाबी। क्या होगा? आबू धाबी में जो है रेत के पहाड़, यानी जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आबू धाबी राइट आंसर होगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के, तो इसमें देखिएगा कौन से 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है काम और खेल, बी है भोजन, सी है हम चीजें कैसे बनाते हैं और डी है आवास, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो 6 मुख्य थीमें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है, नोट कीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि परिवार एवं मित्र, ठीक, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये सभी के सभी वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य 6 थीमों में से हैं, ठीक। और इनमें से कौन सा नहीं है, अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं राइट आंसर, अगर आपको पता है कि कौन सी 6 मुख्य थीमें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काम और खेले होगा, यानी ए ऑप्शन, काम और खेल, ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, ठीक, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन ए है चित्रण कौशल, बी है स्थितीय कौशल, सी है ग्राफिक कौशल और डी है दिशात्मक कौशल। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, चित्रण कौशल, ठीक, चित्रण कौशल, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 35 नंबर, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती, ठीक है, करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती, ठीक है, स्थानांतरित। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। 35 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। कौन सी खेती? तो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ताजमहल के पीले होने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है सल्फर और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी दिनों से आप लोगों ने इसको जो है तैयार कर रखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक।
तो सी टेट में भी ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा ताजमहल के पीले होने के लिए, ठीक, ये जो है जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ठीक है, सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है चालुक्य राजवंश, बी है काकतीय राजवंश, सी है पल्लव राजवंश और डी है चोल राजवंश। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काकतीय राजवंश। ठीक, गोलकोंडा किसने बनवाया? बी ऑप्शन, काकतीय राजवंश ने। ठीक, अगला क्वेश्चन 38 नंबर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, कौन सी स्थिति होगी जिसमें सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, बी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और डी ऑप्शन कह रहे हैं, नोट कीजिए, कि सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 38 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सतह क्षेत्र और तापमान में कमी। क्या होगा? सतह क्षेत्र और तापमान में कमी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है? आपको दो राज्य पूछने, इसमें पूछ रहे हैं कि बिहार के सापेक्ष पूछा जा रहा है जम्मू और गोवा की स्थिति, जम्मू और गोवा दोनों की बतानी है आपको। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, सी है पश्चिम और पूर्व, सी है और डी है पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम देखते ही कट कीजिए, ठीक, और पश्चिम और पूर्व ये भी कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर 39 का होगा, देखिए ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम आपके राइट आंसर हो गए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? ठीक, तो आपको फिर से क्वेश्चन इसको दो बार पढ़िएगा कि कौन सा ऐसा एनसीएफ था, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, जिसने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत, नोट कीजिएगा, एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में, एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में। इसको आप लोग अपने नोट्स में जब भी लिखेंगे तो इसे हाईलाइट रखिएगा कि एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र जो है पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए याद रखिएगा एनसीएफ 1975, कौन सा? 1975। ठीक, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 1975 ने एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं और कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैसें हैं? ठीक है, यानी कोई एक हो सकता है या और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर देखना है, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इनमें से छांट लीजिए कौन कौन सा होगा। देखिए, मीथेन भी मिल रहा है, जलवाष्प भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, यानी आपके तीनों के तीनों हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, और आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड भी याद रखना है। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन ये तो ऑप्शन में है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड अलग से आप याद रखेंगे। ठीक, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। सी टेट में क्वेश्चन आ चुका है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको जो सत्य कथन नहीं होगा उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बी है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, सी है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, डी है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए 42 का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 42 का, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी, कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। किसे? टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदेश राशि है? आपको बताना है इसमें से आदेश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, बी है भार, सी है द्रव्यमान और डी है संवेग। तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का 43 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ये क्या है? आदेश राशि है। ठीक, ये आदेश राशि है द्रव्यमान, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सदिश राशि के रूप में आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि वेग हो गया, बल हो गया, आवेग और संवेग। और अदिश राशि के रूप में आपको याद रखना है द्रव्यमान चाल दूरी, द्रव्यमान चाल दूरी, ये आदर्श राशि है। ठीक, अगला क्वेश्चन 44 नंबर नोट कीजिए कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पारदर्शी, बी है उत्तल, सी अपारदर्शी और डी है पारभासी। तो याद रखिएगा ये अपारदर्शी होगी। क्या होगी? कि कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई प्रकाश किरण
गुजर नहीं सकती तो वो क्या कहलाएगी, अपारदर्शी कहलाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है 45 नंबर कि एक विलेय का विघटन दर डॉट 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 पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है तापमान, बी है दाब, सी है भार और डी है सतह क्षेत्र। तो देखिए 45 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, दाब पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कि अनीता चाहती है कि उसके छात्रों को, ठीक है, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। किसके लिए? पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ठीक है, यहाँ पर रणनीति होगा, ठीक, कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी, ठीक, ये र बना लीजिएगा, र। तो ऑप्शन ए है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, सी है समूह चर्चा, डी है पोस्टर बनाना और सी है पोस्टर बनाना, डी है कक्षा में बहस आयोजित करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पोस्टर बनाना भी नहीं होगा, समूह चर्चा भी नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, बच्चों को अगर संवेदनशील आपको बनाना है पेड़ों के संरक्षण के लिए, तो ये सबसे उपयुक्त रणनीति होगी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाया जाए, बच्चे को एक पौधे को अपनाने के लिए कहा जाए और उसे पोषित करने में उससे जो है मदद लेनी चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, बच्चे ज्यादा संवेदनशील होंगे इस पौधों के संरक्षण के प्रति। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है 47 नंबर कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, सी बी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, सी है पाठ्यचर्या से बाहर जाना और डी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। तो बताइएगा 47 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में कौन सा समृद्ध तात्पर्य है? तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, आपको ध्यान देना है समुदाय शब्द पर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, सी है यह सस्ता और सुलभ है और डी है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक, अवसर प्रदान करता है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का। अगला क्वेश्चन 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन है सैमपट्ट का उपयोग, बी है चित्र खींचना, सी है फील्ड भ्रमण और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए ईवीएस कक्षा में जो गतिविधियां हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। सैमपट्ट का उपयोग, चित्र खींचना और फील्ड भ्रमण, ये सभी के सभी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां होंगी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है, डॉट 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 क्या है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन ए है रूढ़िबद्ध धारणा, बी है अंधविश्वास, सी है मिथक और डी है वैज्ञानिक तथ्य। तो बताना है आपको कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये कैसा स्टेटमेंट है? तो देखिएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 50 का। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा, ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है? ऑप्शन ए समावेशी, बी है एकीकृत, सी है विषयगत और डी है उपर्युक्त सभी। ठीक, तो 51 का राइट आंसर नोट कीजिए, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी होगा इसका क्या, समावेशी भी है, एकीकृत भी है, विषयगत भी है, यानी डी ऑप्शन जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक, इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन 52 में है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन ए है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, बी है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, सी है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं और डी है यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से
ठीक है, कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए है बीज जो है किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, बीज है, ये यहाँ पर बीज लिखा है, ये बीज होगा, क्या है? बीज। ठीक, तो नोट कीजिएगा कि बीज जो होते हैं, बीज ये पौधे के किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। बी है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते। सी है कुछ सब्जियां फल होती हैं। और डी है घास पौधा नहीं है। ठीक, तो इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? 53 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक, कुछ सब्जियां फल होती, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के सापेक्ष, हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन ए है लीबिया, बी है अर्जेंटीना, सी है अलास्का या यूएसए और डी है अल्जीरिया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 54 का बी ऑप्शन होगा अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना बी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है मणिपुर। ठीक है, देखिए अभी कुड़ुक और कुरुक, ठीक है, ये इस भाषा का जो प्रयोग होता है कहां पर होता है, आपको शायद शुरुआत में ही इस क्वेश्चन से आप लोगों को जो है परिचित कराया गया था। तो कुड़ुक जो है ये झारखंड की है। ठीक है, कौन सी जनजाति इस भाषा का प्रयोग करती है? उराव जनजाति। ठीक, तो ये झारखंड की है। बी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो याद रखिएगा झारखंड की है और ये उरांव जनजाति के द्वारा ज्यादा प्रयोग की जाती है। और यहाँ पर जो होता है तोरांग, तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल है। क्या होता है? जंगल। और इस जनजाति के द्वारा तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा, जिसका अर्थ क्या है? जंगल है। कहां पर? झारखंड में। तो कुड़ुक या कुरुक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन ए है चींटी, बी है ततैया बर्रा, सी है मकड़ी और डी है दीमक। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट या मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में नहीं रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मकड़ी होगा। क्या होगा? मकड़ी होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर, मकड़ी। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी याद रखिएगा ये कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है कीट और मधुमक्खियों की भांति। ठीक है, ये कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता। अगला क्वेश्चन 57 नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ठीक, 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, सौरमंडल, बी है भोजन, सी है ऊर्जा और डी है मौसम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 57 का बी ऑप्शन होगा। 57 का भोजन। याद रखिएगा भोजन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम कौन सी होगी? इनमें से भोजन होगी, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर के, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन ए है रेशम के कीड़ा, बी है गिद्ध, सी है कुत्ता और डी है बाघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बाघ। ठीक, तो बाघ याद रखिएगा ये क्या करता है कि वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर अगर कोई जानवर चल रहा है तो उनके बीच डिफरेंस कर सकता है, अंतर कर सकता है। ठीक है, इतना ये ध्यान से बारीकी से सुन सकता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बाघ। और आपको बता दूं कि बाघ से संबंधित सेपरेट वीडियो मात्र 8 से 10 मिनट में सभी फैक्ट कवर होंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर की, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में है कौन से? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, ए है ऑप्शन, बी है पश्चिमी घाट, सी है अरावली और डी है इनमें से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन से सुरंगें? पश्चिमी घाट की सुरंगों को पार करता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर की, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली, ठीक है, तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है नागालैंड। तो देखिए ये वर्ली जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन सी टेट पे पूछे गए हैं तो जरूर नोट कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, बी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, सी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए और डी है उनमें से धूल कण को हटाने के लिए। तो बताइए किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, 60A का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन 62 नंबर
कि प्रयोग करना शब्द नोट कीजिएगा, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने से संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ठीक है, ऑप्शन ए है सृजनात्मक लेखन, बी है हस्तपरक गतिविधि, सी है चित्रपठन और डी है निर्देशित या निदर्शन। ठीक, निर्देशन होगा, निर्देशन या प्रदर्शन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 62 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक गतिविधि। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ठीक है, जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है पौधों को सहारा देना, बी है भोजन या भंडारण संचालित करना, सी है जल तथा खनिजों का अवशोषण और डी है ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो कौन सा एक ऐसा कार्य है जो पौधों का मतलब जड़ का इनमें से नहीं है? ठीक है, तो देखिए 63 का राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक, ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ों का कार्य नहीं है। कौन कौन सा है? पौधों को सहारा देते हैं, भोजन यानी भंडारण संचित करते हैं, भोजन भंडारण संचित करते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण करते हैं, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो ऊपर के 3 सही होंगे, डी राइट आंसर होगा, मतलब ये सही नहीं है, वही आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है, बी है वह कर्नाटक की है, सी है उन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए और वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, डी ऑप्शन नोट कीजिए कि वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में अभी जो ऑप्शन है ना, ठीक, सिर्फ यही नहीं है, 1 2 3 4 ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसके आगे आपको बताना कि सही कथन कौन कौन से हैं। 1 3 4 केवल 4, 2 और 3 केवल 1। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कौन कौन से सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए 1 3 एंड 4। कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 4। ठीक, 1 3 एंड 4, 1 3 4 सही है। कौन कौन से? देखिए पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ये कर्नाटक की है, ये गलत है, कर्नाटक की नहीं है। ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। ठीक, बहुत से इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किए, 130 किलोग्राम तक का भार ये उठा सकी थी और 12 वर्ष की थी तभी से ये अभ्यास करने लगी थी। ठीक, तो इनमें ये सभी सही है, लेकिन ये कर्नाटक की नहीं थी, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की नहीं है। ठीक, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्णम मल्लेश्वरी जी से। ठीक, ये कहां से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। ठीक, बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए, 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी और 12 वर्ष की थी तभी से ये भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इनका संबंध अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, इतना फैक्ट आपको कर्णम मल्लेश्वरी जी से याद रखना है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सीढ़ीदार कुएं को ही बावली या बावड़ी भी कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ कथन है। ऑप्शन ए है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बी है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, सी है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे जो सत्य कथन है वो पहचानने हैं 1 A B C D इसके फॉर्म में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो पहले दिए गए हैं इनमें 1 2 3 4 है। तो देखिए वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है पहला नंबर, दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, तीसरा है कि उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था और चौथा ऑप्शन है उनमें केवल संदूषित जल होता था। अब इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 1 2 और 3 केवल 4 और डी है यहाँ पर इसका देखिएगा 65 में जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर तो बी जाएगा 1 2 और 3। नोट कीजिएगा 1 2 और 3, इसमें कोई भी लगा लीजिए, इसमें 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 कर लीजिए, लेकिन राइट आंसर आपका बी ऑप्शन ही बनेगा। ठीक, राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1 2 और 3। तो मतलब केवल जो आपका एक है ना वो सही नहीं हो सकता, केवल एक ही सही नहीं होगा, केवल 4 सही नहीं होगा। ठीक, और 1 और 2 भी सही नहीं होगा, आपका राइट आंसर बी होगा। तो बी क्या है? 1 2 और 3, यानी तीनों सही है, 1 2 और 3 तीनों सही है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है और सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो ये तीनों सही है ऑप्शन। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी होता, मान लीजिए 1 होता या केवल 2 कर लीजिए या 1 कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका बी होगा कि 1 2 और 3 तीनों एक साथ सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन में जो बी ऑप्शन दिया गया है कि 1 2 और 3 यही सही होगा, केवल 1 या केवल 2 ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लगातार सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में से, ठीक, अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षक, बी है कहानियां और कविताएं, सी है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और डी चौथा है परिवार एवं समुदाय। ठीक, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 दिए गए हैं। अब इनमें से जो सही है वो बताना है आपको। केवल 2, केवल 3, सी ऑप्शन है 2 3 और 4, और डी है 1 2 3 4। तो देखिए इस क्वेश्चन का 66 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ये चारों ही आपके सही हैं, ये चारों ही आपके सही हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। ठीक, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत होते हैं शिक्षक, कहानियां और कविताएं, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, और परिवार एवं समुदाय। ये सभी इनके स्रोत हो सकते हैं। ठीक, तो सभी के सभी हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपका ऐसा ऑप्शन चूज करना है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सभी हों। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बी है बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, सी है बच्चे कम गलतियां करें, और डी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो किसका समर्थन नहीं करती है आपको बताना है, कौन एक है जिसका समर्थन नहीं करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 67 का, बच्चे कम गलतियां करें। बताइए, बच्चे कम गलतियां करें, ये इसका समर्थन नहीं करती है। ठीक, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसका समर्थन करती है। बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, समर्थन करेगी। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, इसका समर्थन करेगी। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, और जो समर्थन नहीं करती वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? रुके या इकट्ठा हुए पानी। ठीक, ऑप्शन ए है निमोनिया, बी है मलेरिया, सी है चेचक, और डी है पोलियो। देखो पोलियो तो हो नहीं सकता, चेचक भी नहीं होगा, निमोनिया भी नहीं होगा। आपका 68 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, मलेरिया। ठीक है, रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में पानी से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया होती है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। और मलेरिया के लिए जो उपचार है सिनकोना के वृक्ष की छाल। ठीक, याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पीछे एक करवाया है। ठीक, 69 नंबर कि नेहा आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। ठीक, 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर कहां, यानी आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है पोचमपल्ली और कांजीवरम, सी है कलमकारी और चंदेरी, डी है पोचमपल्ली और कलमकारी, और सी है पोचमपल्ली और कलमकारी, और डी है कंथा और पोचमपल्ली। तो बताइएगा वे क्या कहलाती हैं। 69 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका सी ऑप्शन होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? कौन सा है जो बीज नहीं है? ऑप्शन ए है साबूदाना, बी है काली मिर्च, सी है सौंफ, और डी है गेहूं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, साबूदाना। भैया याद रखिएगा, साबूदाना ये बीज नहीं होता है। ठीक है, ये बीज नहीं होता है, ये साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ठीक, साबूदाना जो है साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है, इसी कारण इसे बीज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाकी सभी आपके काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, गेहूं हो गया, ठीक, ये सभी के सभी बीज हैं, लेकिन साबूदाना बीज नहीं होता है। ठीक है, ये साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन तो याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। 71 नंबर के रेहाना अपने परिवार के साथ कहाँ? केरल जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि वह वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला। आपको ध्यान रखना है, 2 राज्य, एक तो केरल, दूसरा शिमला। शिमला उसका गृह नगर है, शिमला जो है रेहाना का गृह नगर है, और वो केरल में गई है। ठीक, वहां गई तो उसने ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे काफी ऊंचाई पर। तो यहां पर देखिएगा, कह रहे कि शिमला में उसका गृह नगर है, वहां के ऊंचे वृक्षों से जो कि भिन्न है। ठीक है, वहां ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन है चीड़ के, सेब के, लीची के, या नारियल के। तो भैया चीड़ ना होगा, ना सेब होगा, ना लीची होगा। राइट आंसर क्या होगा? नारियल के देखे होंगे केरल में। किसके? नारियल के वृक्ष। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? ठीक है, जड़ों की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, बी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, सी है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, डी है जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं।
तो बताइए कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। ठीक, 72 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन, कि इन जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक, जड़ें भोजन का भंडारण करती है विशेषता नहीं है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही है। जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती, बिल्कुल सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती, बिल्कुल सही है। तो बाकी 3 सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी ये गलत है और आप जो गलत है वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। ठीक है, एक फोल्डर में डालने के लिए बोल रही है। तो इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, देखिएगा एक सेकंड, इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, परियोजना कार्य, बी है पोर्टफोलियो, सी है घटना वृतांत अभिलेख और डी है दत्त कार्य। तो ये जो फोल्डर में डालने के लिए बोल रही है ना, इसे क्या कहा जाएगा। 73 का राइट आंसर नोट कीजिए, पोर्टफोलियो। क्या कहा जाएगा भैया, इसे पोर्टफोलियो कहा जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए ऑप्शन ए है दूध पनीर, आलू चिप्स, कच्चा आम अचार और डी है सेब जैम। तो देखिएगा इसमें खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, दूध पनीर, ये जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, बी है मेघालय, सी है जैसलमेर और डी है लद्दाख। ठीक, तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। 75 का राइट आंसर नोट कीजिए, लद्दाख। क्या होगा, लद्दाख। ठीक, लद्दाख, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण, किसके, ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, पाठ्य पुस्तक, बी है समाचार पत्र, सी है पोस्टर और डी है संदर्भ पुस्तकें। ठीक, तो 76 का राइट आंसर नोट कीजिए, पोस्टर। ठीक, क्या होगा इसका राइट आंसर, पोस्टर होगा। ये सर्वश्रेष्ठ जो है इसमें माना जाएगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं, तो पोस्टर को सर्वश्रेष्ठ संसाधन आप पाएंगे। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। तो आपको याद रखना है, एस्कीमो के घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है, और बर्फ से इसका निर्माण करते हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्रियों की कीमत अधिक होगी, बी है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, सी है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, और डी ऑप्शन है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। तो आपको बताना है कि एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण क्या है, आपको पहले सबसे पहले ये याद रखना कि एस्कीमो के जो घर होते हैं वो बर्फ से बने होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे इसमें देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है। 77 में देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसका कारण ये होता है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, इसके जो बर्फ की दीवारें होती हैं इनके बीच हवा मौजूद होती है, और ये जितनी भी अंदर की गर्मी होती है उसे बाहर जाने नहीं देती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, शब्द नोट कीजिएगा, समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, बी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, सी है यह बहुत सस्ता संसाधन है, और डी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो देखिए 78 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 79 नंबर के शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना, बी है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, सी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, और डी है, नोट कीजिए डी ऑप्शन, कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तो देखिए 79 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कि बच्चों के कार्य के कुल, देखिए कौन सा मतलब क्या नहीं करना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, यानी इसका जो नेचर है क्वेश्चन का, ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, किस प्रकृति का है, तो ये नकारात्मक है।
आपको जो नकारात्मक इसमें से ऑप्शन होगा उसी को चूज करना है। तो ये जो केवल वर्ड होता है ना, ये भी अगर लग जाता है तो ये एक तरह से नकारात्मक ही माना जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं करना चाहिए शिक्षिका को, ठीक है, कुछ पर नहीं सभी पर करिए, ठीक। तो पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों का अध्ययन, कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ पक्षों पर नहीं, आपको सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसलिए ये राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन। क्या नहीं करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, सुजाता पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपनी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। कौन सी ऐसी नदी है जिसको पार नहीं करेगी। ऑप्शन ए गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक। ऑप्शन ए है गंगा, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा 80 का गंगा, ठीक। गंगा को पार करने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, गंगा को पार करने की कोई संभावना नहीं है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी इन्हें है, लेकिन इसे नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 81 है कि एक नवनियुक्त पर्यावरण शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, ठीक है। तो नई नई जो है आपकी जॉब लगी है, नवनियुक्त पर्यावरण शिक्षक हैं, तो इस रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है कि पहले से पाठ योजना तैयार करना, बी है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, सी है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना और डी है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तो देखिए 81 में जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 81 का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या प्राथमिकता होगी, बी, ठीक। यानी पहले से पाठ योजना तैयार करना ये नहीं होगी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना ये भी नहीं है, और विस्तृत नोट उपलब्ध कराना ये भी बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षार्थियों का जो है समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 82 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है, किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन ए है, देखिए जो नहीं करती उसी को सेलेक्ट करना है राइट आंसर के रूप में। ऑप्शन ए हस्तपरक क्रियाकलाप, बी है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, सी है विषयानुसार उपागम और नोट कीजिए डी ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो किसको प्रस्तावित नहीं करती है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। 82 का राइट आंसर नोट कीजिए डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये जो है इसे प्रस्तावित नहीं करती। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, बी है उनके अंक के अनुसार समूह बनाए, सी है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों और डी ऑप्शन है केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन का 83 का राइट आंसर क्या होगा, इसका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। इसका ए ऑप्शन कौन सा था, 83 है ना, 83 का ए ही जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। नोट कीजिएगा कि अपनी कक्षा का जो प्रारंभ है वो कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं और सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है उसे चुनना है आपको। सबसे कम प्राथमिकता वाला ऑप्शन ए है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, बी है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, सी है प्रश्न शिक्षार्थियों को में उत्सुकता जगाते हैं और डी ऑप्शन नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन है इसको ऊपर करते हैं शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, ठीक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 84 का बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये जो है सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण होगा, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यही कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं, ठीक है, इनमें मानचित्र बनाने, ठीक है, और समझने के लिए किन कौशल या कौशलों का विकास की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, सी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ और डी है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो आपको बताना है
कि कौन से ऐसे कौशल हैं जिन्हें जो है विकसित करने की आवश्यकता होगी, ठीक है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी। आपको ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर में किस लेवल के, 1 to 5, ठीक, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे कौशल या कौशल होंगे जिनके विकास की आवश्यकता होगी इन 4 कौशल में से, ठीक। तो ABCD इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। 85 का राइट आंसर नोट कीजिए। 85 का राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर शायद ऑप्शन आगे भी दिया गया है कि ओनली A B, यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट देखिएगा, A, B और C, B है यानी सेकंड पॉइंट है ओनली B, थर्ड पॉइंट है ओनली C, और D फोर्थ पॉइंट है C एंड D। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीनों ही होंगे, ठीक, ऊपर के तीनों होंगे, A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, ठीक। यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, प्रतीकों और इसके पैमाने की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, ठीक। इसमें जो 3 है ऊपर के, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये कौशल होने चाहिए, इसका विकास बच्चों में इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, ठीक। तो ABC सही होगा, यानी इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, A ऑप्शन जाएगा, इसका A ऑप्शन, ठीक, ABC। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, नोट कीजिए कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, ठीक है। जो आप उद्देश्य संबंधित नहीं होगा, राइट आंसर आपको उसी को सेलेक्ट करना है। प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण के खोजने के अवसर प्रदान करना, बी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, और डी ऑप्शन है, नोट कीजिए, कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। 86 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि आपको उसी को बताना है जो संबंधित नहीं होगा, मतलब ये प्रश्न जो है नकारात्मक है, नेगेटिव है, ठीक। और आपको बताया था कि जो रट कर याद करना, ठीक है, कंठस्थ करना, ये सभी निगेटिव वर्ड में आते हैं, तो इसलिए यहीं से आपको इसी शब्द को पकड़ना है और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो पता करनी है कि किस नेचर का है, ठीक है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आपने देखा निगेटिव होगा तो आपको आंसर भी निगेटिव में ही सेलेक्ट करना होगा। आपको पता है कि कंठस्थ करना, याद करना, ठीक है, रट लेना, ठीक, ये सभी के सभी निगेटिव में आते हैं। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, ठीक है, जिनके भीतर बीज होते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है शब्द, कि जिनके भीतर बीज होते हैं आपको उन्हें पहचानने हैं इनमें से, ठीक है। कुछ यहाँ पर दिया गया है ग्रुप, जैसे कि आलू हो गया, ठीक, आलू हो गया, टमाटर हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, प्याज और खीरा। इनमें से उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है जिनमें बीज होते हैं, ठीक, और जिनमें बीज नहीं होंगे ना उन्हें आपको कट कर देना है, ठीक। तो देखिएगा ऑप्शन ए है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, बी है नाशपाती और चीकू, सी है टमाटर, नाशपाती और चीकू, और डी ऑप्शन आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, 87 का राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। टमाटर भी होता है, देखिए यहाँ पर टमाटर में बीज होगा, नाशपाती में होगा, एक सेकंड, टमाटर में होगा, नाशपाती में होगा, चीकू में होगा, भिंडी में होगा, करेला में, खीरा में होगा, ठीक। अब किसमें नहीं होगा, आलू और प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आलू और प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं, बाकी सभी बीज युक्त हैं, जो फल हैं और फूल के रूपांतरण से बनते हैं, ठीक। तो याद रखना है बाकी सभी बीज युक्त हैं जो कि फल हैं और फूल के रूपांतरण से बनते हैं, ठीक। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि आलू और प्याज बीज युक्त नहीं है, बाकी सभी इसमें जितने भी आपने देखे ये बीज युक्त होते हैं, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। अगला क्वेश्चन, सीटेट में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते क्या बल्कि पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो तुरंत आपको याद रखना है गोवा, ठीक है। बाकी राज्य कट कर दीजिए, देखते ही मिजोरम, बिहार, जम्मू कश्मीर सब हटाइए, गोवा, ठीक। कौन सा राज्य होगा, गोवा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, और यह पौधा कौन सा है, ठीक। तो देखिए पत्तियां होती हैं इनके और सब्जी की तरह इसे प्रयोग में भी लाते हैं, बिल्कुल सही है, और बीजों से तेल प्राप्त करते हैं। आप देखिए ऑप्शन देखिए, नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। तो ये नारियल नहीं होगा, बंद गोभी नहीं होगा,
पालक भी नहीं होगा, सरसों। सरसों जो है, नोट कीजिए, सरसों एक ऐसा पौधा होता है, एक सेकंड शायद आगे बढ़ गया ना, सरसों एक ऐसा पौधा है, ठीक है, जिसकी पत्तियां जो है सब्जी की तरह प्रयोग होती हैं, ठीक, इसमें पत्तियां होती हैं और सब्जी की तरह इसको प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जब इसके बीज मतलब प्राप्त होते हैं, बीजों से क्या किया जाता है कि इससे तेल भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सरसों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। सरसों से सरसों की सब्जी भी बनती है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर, सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, ठीक। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, सहयोग, प्रश्न पूछना, स्मरण, न्याय और समानता के प्रति चिंता, ठीक है। तो कौन सा एक संकेतक है जो उपयुक्त नहीं है? 90 का राइट आंसर नोट कीजिए, 90 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, न्याय और समानता के प्रति चिंता। क्या होगा? न्याय और समानता के प्रति चिंता, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय? मच्छरों से, आपको नोट करना है इस शब्द को, मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय। ऑप्शन ए है हैजा, डेंगू, मलेरिया, बी है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सी है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार और डी है चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो देखिए, मच्छरों से जो फैलते हैं रोग, आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा 91 का बी ऑप्शन, ठीक है, 91 का बी ऑप्शन, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये मच्छरों से होते हैं। चिकनगुनिया याद कर लीजिए, डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये मच्छरों से फैलते हैं ये रोग, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सी विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले जो जानवर हैं या जो भी आपको यहाँ पर ग्रुप दिया जा रहा है, समूह दिया जा रहा है, उसे आप पहले देखिए। तो देखिए, छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है, ठीक। तो इसका आपको एक समूह दिया गया है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। इनमें से छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन ए है जहरीले होते हैं, वे जहरीले होते हैं। और बी ऑप्शन है उनके शरीर शल्क के ढके होते हैं। सी ऑप्शन है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और डी ऑप्शन है वे अंडे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इतने में ही काम नहीं चलेगा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले देखिएगा, नोट यहाँ पर कीजिए कि अंडा देने वाले जितने भी जानवर होते हैं इन्हें अंडायुज कहते हैं और बच्चा देने वाले जितने भी जंतु होते हैं इन्हें जरायुज कहा जाता है, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, वे अंडे देते हैं, ठीक है, डी आंसर, वे अंडे देते हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? अंडे देने की, ठीक। तो अंडा देने वालों को बोलेंगे अंडायुज और जो सिर्फ बच्चे देंगे उन्हें बोला जाएगा जरायुज, ठीक, जंतुओं के लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीधे देखिए और चूहा बताइए, ठीक है। चूहा जो होते हैं, इसके अग्रदांत यानी आगे के दांत जो होते हैं चूहे के, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसे जो है मतलब कि बढ़ते रहते हैं और इसे बढ़ने ना देने के लिए क्या करता है कि वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं, ठीक है। तो अगर कपड़े कुतर रहे हैं ना, तो सिर्फ समझ लीजिए कि ये सिर्फ अपने दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। वस्तुओं को काटते हैं, कुतरते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि इनके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, चूहा। अगला क्वेश्चन, अगला है 94 नंबर की कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन ए है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बी है बंजर हो जाएगी, सी है अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी और डी है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तो देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि कोई किसान है वो उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके खेतों में बार बार हर बार धान की फसल लगा रहा है। तो अगर ऐसा करता रहेगा तो उसके क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, बदल बदल कर करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठों को आनंददायक बनाना, बी है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सी है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना और डी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 95 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, 95 है ना, 95 है, तो इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक, सी होगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 96, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल
नहीं है। उनमें से बताइए कि जो कौशल नहीं होगा उसी को राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना। ऑप्शन ए निर्धारण, बी है निष्कर्ष निकालना, सी है अवलोकन और डी है पूर्वानुमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा निर्धारण। ठीक, निर्धारण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन, नोट कीजिए, मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ठीक है, मानचित्रांकन सिखाने से निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए है माप के अनुसार चित्रण करना, बी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, सी ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन और डी है गणनाएं और अनुमान। ठीक, तो देखिए प्राथमिक स्तर है, ठीक है, प्राथमिक स्तर में आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो 1 to 5 यानी छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे होते हैं, और इनको मानचित्रांकन अगर आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो किस कौशल को इनके बढ़ावा मिलेगा? ऐसा कौन सा कौशल है जो ज़्यादा इनमें विकसित होगा? 97 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होगी। ठीक, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की इनमें जानकारी होगी, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, 98 और इसके बाद देखिएगा 99 और 100। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 90 जो है आपका 97 हो गया ना, 98 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें है या हैं? ठीक है, उपकरण या और तकनीकें हैं या हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन तो दिए हैं, उसके बाद आपको बताना है यहाँ आगे देकर कि पहला सही होगा, दूसरा या तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना और डी है विचार मानचित्रण। तो देखिए इस क्वेश्चन का 98 का राइट आंसर क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट इसका राइट आंसर होगा, यानी ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं। ये तकनीकें होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। परियोजना कार्य सबसे पहले, फिर क्षेत्र भ्रमण, फिर जर्नल लिखना और चौथा नंबर है विचार मानचित्रण। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कि पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, तो इसका राइट आंसर यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए बी सी डी। ठीक, चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर के रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक, तो देखिए आम अगर आपको संरक्षण के लिए करना है तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में संचित करना, बी है अचार और आम पापड़ बनाना, सी है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना और डी है प्लास्टिक के थैले में रखना। तो रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए रेफ्रिजरेटर में रखे रहोगे तो आम जो है जाड़े तक नहीं चलेगा। ठीक, जूस तैयार करोगे और वायु रोधी डिब्बे में बंद करोगे तो जाड़े तक नहीं चलेगा, प्लास्टिक के थैले में भरोगे तो नहीं चलेगा। राइट आंसर क्या होगा? अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है, बाकी सभी गलत होंगे, अचार और आम पापड़ बनाना इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 100 नंबर होगा। इसके बाद आपके जो भी स्कोर होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिएगा। अब 100 नंबर पहले देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका रेशमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। ठीक है, कक्षा 5 की है, 5th क्लास यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, 1 to 5 की। तो इसमें रेशमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। ठीक, आगे देखिएगा, सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सार्थक अधिगम, ठीक है, उसको सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर कि अधिकतम पौधों के नाम लिखना, बी है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, सी ऑप्शन है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना और डी ऑप्शन है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक, 100 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। ठीक, ये होगा 100 नंबर का राइट आंसर, सी ऑप्शन। तो ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पीवाईक्यू था प्रीवियस ईयर से, और 100 क्वेश्चन में जो भी आपका स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो अन्य मैराथन है, जैसे कि संस्कृत की मैराथन है, नोट कीजिएगा, संस्कृत की मैराथन, हिंदी की मैराथन होगी, मैथ्स की मैराथन होगी। यहाँ पर देखिएगा सभी के सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, नोट कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट है उसका नाम नोट कर लीजिए कि सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें आपको संस्कृत मैराथन मिलेगी, ठीक, और मैथ्स मैराथन होगी, हिंदी मैराथन होगी, ईवीएस मैराथन होगी, सीडीपी मैराथन होगी और इंग्लिश मैराथन होगी। इन 6 की 6 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ही होंगे वहाँ पर आपके, ठीक, संस्कृत और इंग्लिश, ये तो ऑप्शनल, मतलब कोई एक आपको पेपर देना है संस्कृत और इंग्लिश में,
तो अगर आप संस्कृत तैयार करना चाहते हैं तो इसका भी मैराथन उपलब्ध है, ठीक। और अन्य भी सब्जेक्ट के मतलब कि अन्य भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है संस्कृत के, तो इसके अगर करना चाहें, और इंग्लिश का भी जो प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल है, और साथ ही साथ मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सिर्फ मैराथन देख लें, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा नहीं देख सकते तो मैराथन देखिए, ठीक है। तो इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो संस्कृत और इंग्लिश में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपने चूज़ किया हो, ठीक है, पेपर देने के लिए, तो उसे देख लीजिए। जिसका संस्कृत हो वो संस्कृत, जिसका इंग्लिश हो इंग्लिश, बाकी मैथ्स, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, इन सभी का मैराथन जरूर देखिएगा, ठीक। और साथ ही ये भी बता दूं कि ईवीएस में जो बाघ होगा, हाथी होगा, स्लॉथ होगा, ठीक है, मधुमक्खी होगा, इन सभी के जो सेपरेट वीडियो हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ से आपका स्कोर काफ़ी इंक्रीज होगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो CTET अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बाघ से, हाथी से, स्लॉथ से, मधुमक्खी से, गिद्ध से, बाज, चील, जितने भी हैं, ठीक है, तोता, मैना, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। 8 से 10 मिनट की मात्र वीडियो है, मात्र 8 से 10 मिनट की वीडियो है, और इसी 8 से 10 मिनट में आप पूरा जो है इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैराथन जो है, ईवीएस का मैराथन आप लोगों ने देखा। जो भी स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।